Hello friends, welcome back to your favorite channel Study with Jenny. Today read this chapter 12th class history chapter first name Through the Eyes of Travelers Perceptions of Society Approx 10th to 17th century according 2020. The chapter name is change, new name is medieval society through travelers accounts. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हम जानने वाले हैं कि 10th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक जो इंडिया के अंदर ट्रैवलर्स आए थे उन लोगों ने यहाँ पर ट्रैवलिंग की, जो कुछ उन्होंने यहाँ पर जो फैसिनेटेड लगा, कुछ ऐसा अनयूजुअल एंड रिमार्केबल जो उनको चीज़ें लगी, उनको अपने अकाउंट्स में उन्होंने लिखा। तो इन सब के बारे में रीड आउट करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। वाई डू पीपल ट्रेवल? तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि लोग यात्राएं क्यों करते थे, क्या रीजंस है। तो यहाँ बुक के अंदर 4 रीजंस दिए हैं। फर्स्टली बताया है कि इन सर्च ऑफ वर्क, मैन वुमेन्स होते थे वो अपनी वर्क की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते थे। सेकेंडली जब कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता था, लाइक फ्लड्स आ जाता था, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, तो इस प्रकार की चीज़ों से वो बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते थे। थर्ड, वो अपनी जॉब के लिए, लाइक ट्रेडर्स होते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, मर्चेंट्स, इसी प्रकार से सोल्जर्स अपनी जॉब के लिए, प्रेस्ट जो रिलीजियस टीचर होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो टीचिंग कराते थे, और साथ ही साथ पिलग्रिम्स होते थे जो तीर्थ यात्री थे जो गॉड में बिलीव करते थे, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ट्रैवलिंग करते थे गॉड के लिए। तो सबके अपने अपने ट्रैवलिंग करने के कोई न कोई रीजन होते थे, इस कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवलिंग करते थे। फोर्थ रीजन यहाँ पे दिया है कि बाय अ सेंस ऑफ एडवेंचर, कुछ लोगों को जोखिम भरी यात्राएं करना बहुत पसंद था, तो वो लोग इस प्रकार की ट्रैवलिंग क्या करते थे। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो हो गया कि व्हाई डू पीपल ट्रैवल, क्यों करते थे। अब ये लोग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से आते थे, तो यहाँ पर आते थे तो यहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट उनको डिफरेंट लगता था, यहाँ के कस्टम्स, यहाँ के लैंग्वेजेस, यहाँ की बिलीव्स, यहाँ की प्रैक्टिसेस और यहाँ की लाइक देन पीपल भी उनको डिफरेंट लगते थे। तो जो चीज़ें उनको यहाँ पर अनयूजुअल और रिमार्केबल लगती थी उनको अपने अकाउंट्स में ये रिकॉर्डिंग करते थे, लिखते थे। आगे हम आते हैं और ये जानते कि ये लोग अकाउंट्स लिखते थे, तो इनके अकाउंट्स लिखने का सब्जेक्ट मैटर क्या होता था, किस थीम पर ये अपना अकाउंट लिखते थे। तो फर्स्टली क्या है, अफेयर्स ऑफ द कोर्ट्स। उस टाइम जो कोर्ट्स के अंदर कुछ अफेयर्स, वाद विवाद, डिस्कशंस ऐसे होते थे, उनको अपने अकाउंट्स में जगह देते थे। सेकेंडली आर्किटेक्चर की जो फीचर्स हुआ करती थी उस टाइम पीरियड में और जो मोन्यूमेंट्स हुआ करते थे उन सब के बारे में ये अपने अकाउंट्स में लिखते थे। 15th सेंचुरी के अंदर एक ट्रैवलर आया, उसने जो विजयनगरा एम्पायर था उसकी ट्रैवलिंग की, जिसका नाम था अब्दुल रजाक समरकंदी। वो एक डिप्लोमेट था, डिप्लोमेट मीन्स अम्बेसडर था, एक राजदूत के रूप में हेरात से हमारे इंडिया के अंदर विजिट करने आया था, और इसके बारे में ज़्यादा ब्रीफली हम चैप्टर 7 में जानने वाले हैं। अब हमने देखा कि लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे, लेकिन हमें कुछ ऐसे केसेस में मिलते हैं कि जो लोग लंबी जो लॉन्ग डिस्टेंस की यात्राएं नहीं करते थे, वो अपने खुद के ही लैंड के ऊपर, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया मुगल एम्पायर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर ही कुछ ऐसे डिफरेंसेस उनको दिखाई देते थे, ऐसी वो ऑब्जर्वेशन करते थे, उन रिकॉर्ड्स को अपने एम्पायर के अंदर वो ऑब्जर्वेशन करते थे, उन रिकॉर्ड्स को अपने अकाउंट्स में वो लिखते थे। लाइक वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे अपने पॉपुलर कस्टम्स को लेकर, अपने यहाँ की फ्लोक्लोर्स को लेकर, और साथ ही साथ उनको जो अपना ट्रेडिशन अच्छा लगता था उनको अपने अकाउंट्स में वो
जगह देते थे। अब हम इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करने वाले हैं मेनली 3 ट्रैवलर्स। ऐसा नहीं कि 3 ट्रैवलर्स ही इंडिया के अंदर ट्रैवलिंग करने आए थे, अदर बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं वो भी ट्रैवलिंग करने आए थे, लेकिन हमें यहाँ मैन ट्रैवलर्स के ही बारे में बताया है। ऐसा नहीं कि वुमेन्स भी ट्रैवलिंग नहीं करती थी, लेकिन हमें बहुत कम अकाउंट्स वुमेन्स का मिलता है ट्रैवलिंग के बारे में लिखने का। हमें मोस्टली जो अकाउंट्स मिलते हैं वो मेंस के ही मिलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम 3 ट्रैवलर्स की बात करने वाले। फर्स्टली हम बात करेंगे अल ब्रूनी की। वो 11th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर आए थे और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते थे। 11th सेंचुरी के अंदर हम 3 ऐड कर देंगे तो 14th सेंचुरी के अंदर सेकेंडली जो ट्रैवलिंग करने आया था वो इब्न बतूता था। वो कहाँ से बिलोंग करता था, वो मोरक्को से बिलोंग करता था। और मोरक्को कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर। अब 17th सेंचुरी के अंदर एक और ट्रैवलर्स आते हैं, वो फ्रेंच मैन है, वो फ्रेंच से बिलोंग करते हैं, उनका नाम था फ्रांकोइस बर्नियर। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब ट्रैवलर्स के बारे में हम इस चैप्टर में रीड आउट करने वाले हैं। अब कम टू द फर्स्ट टॉपिक नेम अल ब्रूनी एंड द किताब उल हिंद। तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट ट्रैवलर थे अल ब्रूनी, वो हमारे इंडिया के अंदर आए और उनकी जो बुक या अकाउंट्स था उसका नाम क्या था, किताब उल हिंद। तो मीन्स इंडिया के ऊपर उन्होंने जो बुक लिखी उसको उन्होंने नाम रखा किताब उल हिंद। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि उन्होंने ख्वारिज़म से लेकर पंजाब की जो ट्रैवलिंग है वो किस प्रकार से की। अल ब्रूनी बोर्न हुए 1973 में, कहाँ पर, ख्वारिज़म में। अब प्रेजेंट डे की बात करें तो ख्वारिज़म कहाँ पर लोकेट है, उज्बेकिस्तान के अंदर। ख्वारिज़म क्या है, उस टाइम 11th सेंचुरी के अंदर एक इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था लर्निंग का, शिक्षा का। तो अल ब्रूनी ने भी क्या है उस टाइम की बेस्ट एजुकेशन प्राप्त की थी और वो कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। वो सेवरल लैंग्वेजेस का वर्सिड मिस ज्ञाता था। कौन कौन सी लैंग्वेजेज आती थी उनको, सीरियाक, अरेबिक, पर्शियन लैंग्वेज आती थी, हिब्रू, और इंडिया के अंदर रहकर उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को भी सीख लिया था। तो इस प्रकार से उन्होंने 5 लैंग्वेजेज की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। ऑल्दो ही डिड नॉट नो ग्रीक, लेकिन वो ग्रीक लैंग्वेज से अनफेमिलियर था। लेकिन उस टाइम पीरियड में जो फिलोसफर हुए थे, ग्रीक फिलोसफर लाइक प्लेटो, अरिस्टोटल्स, उनके जो टेक्स्ट थे अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट थे, उनको उन्होंने रीड आउट किया और ग्रीक लैंग्वेज को भी उन्होंने जाना। 1017 के अंदर सुल्तान महमूद गजनी आते हैं और वो ख्वारिज़म के ऊपर अटैक करते हैं। जब यहाँ से ख्वारिज़म पर अटैक करने के बाद जब वो वापस जाते हैं तो अपने सब कुछ स्कॉलर्स, पोएट्स अपनी कैपिटल में वो लेके जाते हैं, अपनी कैपिटल गजनी लेकर जाते हैं। अल ब्रूनी भी उनमें से एक है। तो अल ब्रूनी को वो एक बंधक के रूप में ले जाते हैं, बंधक मीन्स होस्टेज। और शुरुआती में तो जो अल ब्रूनी होते हैं उनको गजनी पसंद नहीं आता, धीरे धीरे उनको गजनी जो सिटी है वो अच्छा लगने लगता है और उनकी जो रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो बची हुई ज़िंदगी है, वो अपनी गजनी के अंदर ही स्पेंड करते हैं अनटिल जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती 17 ईयर तक, तब तक वो वहीं रहते हैं गजनी के अंदर। अब गजनी क्या है, धीरे धीरे अल ब्रूनी का गजनी में रहते रहते इंडिया की ओर इंटरेस्ट बढ़ता है और ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। Sanskrit works on astronomy, mathematics, medicine had been translated into Arabic from the 8th century onward. तो 8th सेंचुरी के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर जो मैथमेटिक्स का जो वर्क था, मेडिसिन के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में
जो कार्य हो रहे थे उनका ट्रांसलेट अरेबिक लैंग्वेज में हो रहा था। तो अलबरूनी ने ये सारे टेक्सेज को अरेबिक लैंग्वेज में रीड आउट किया और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के बारे में जाना। जो गजनवी एम्पायर था पंजाब, उसका उस टाइम एक पार्ट हुआ करता था। अलबरूनी ने क्या है काफ़ी टाइम किसकी कंपनी में स्पेंड किया, इंडिया के जो ब्राह्मण्स थे, प्रेस थे, स्कॉलर्स थे, जो और लर्नेड मैन थे, जो संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, उन सब के साथ उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज के बारे में जाना। और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया के जो रिलीजियस और फिलोसफिकल टेक्स्ट थे उनकी स्टडी की। लाइक उन्होंने गीताज, वेदाज, पुराणाज इन सब को रीड आउट किया। अब यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने कौन कौन सी जो टेक्स्ट थे उनको ट्रांसलेट किया। तो यहाँ पर हमारा संस्कृत में एक टेक्स्ट था जो पतंजलि ने ग्रामर के ऊपर लिखा था। पतंजलि ने ग्रामर पर वर्क किया था, उसको उन्होंने अलबरूनी ने अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। पतंजलि का जो संस्कृत में लिखा हुआ टेक्स्ट था ग्रामर के ऊपर, उन्होंने अरेबिक में उसको ट्रांसलेट किया। और साथ ही साथ एक यूक्लिड, एक ग्रीक मैथमेटिशियंस हुए थे, उनका जो वर्क है उन्होंने अपने ब्राह्मण फ्रेंड्स के लिए संस्कृत में ट्रांसलेट किया, वो लोग भी जान सके ग्रीक मैथमेटिशियंस फिलोसफर के बारे में। अब जो अलबरूनी थे उन्होंने अपनी लिटरेचर जो वर्क किया कहाँ से कहाँ तक किया, जो सारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इन द वेस्ट टू द रिवर वोल्गा इन द नॉर्थ। तो उन्होंने जो अपना लिटरेचर वर्क किया सारा डेजर्ट से लेकर रिवर वोल्गा रूस के अंदर है नॉर्थ पार्ट में, तो वहाँ तक उन्होंने अपना लिटरेचर वर्क किया था। अब हम अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं, द किताब उल हिंद 1.2 सब टॉपिक पे। तो हम यहाँ पर जानेंगे किताब उल हिंद। तो जो हिंदू वर्ड है ये कहाँ से आया, सबसे फर्स्टली हम देख लेते हैं जो हिंदू टर्म है वो कहाँ से ड्राइव्ड हुआ, कहाँ से निकला। जो ओल्ड पर्शियन वर्ड है हिंदू वर्ड, और कौन सी सेंचुरी के अंदर, 6th-5th सेंचुरी BCE के अंदर इस हिंदू वर्ड की ओरिजिनेट हुई थी। जो सिंधु रिवर है, जिसको सिंधु को इंग्लिश में इंडस भी कहते हैं, जो सिंधु नदी का जो पूर्वी क्षेत्र था उसके लिए इन हिंदू वर्ड यूज किया जाता था। जब अरब्स लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने हिंदू वर्ड को तो कंटिन्यू रखा जो कि एक पर्शियन वर्ड था, लेकिन वहाँ का जो रीजन था, वहाँ का जो क्षेत्र था उसको अल हिंद कहने लगे और वहाँ के जो लोग थे उनको ये अरब्स लोग हिंदी कहने लगे। अरब्स के बाद यहाँ पर कौन आए, ट्रक्स में तुर्क लोग आए। उन्होंने जो ईस्ट एरिया था इंडस का उसको क्या कहा, हिंदू का, और वहाँ की जो लैंड थी उसको हिंदुस्तान का, और वहाँ के जो लोग लैंग्वेज बोलते थे उसको हिंदी का। तो ऑल स्टूडेंट्स दैट्स क्लियर, हिंदू वर्ड्स ओरिजिनेट कहाँ से हुई और किस प्रकार समय के अकॉर्डिंग हिंदू वर्ड्स चेंज होता गया, और उसके बारे में अलग अलग जो यहाँ पर जैसे अरब्स लोग आए, तुर्क्स लोग आए, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इस वर्ड को डिस्क्राइब किया। अब हम अपने सब टॉपिक पे आ जाते हैं, द किताब उल हिंद। अलबरूनी ने जो बुक लिखी थी वो कौन सी लैंग्वेज में थी, अरेबिक लैंग्वेज में थी, और उसका नाम था किताब उल हिंद। पर उस बुक की क्या फीचर्स थी कि वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में थी और बहुत ही उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ था। इस जो ये टेक्स्ट था इसके अंदर 80 चैप्टर्स इंक्लूड थे, और कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर पे उन्होंने लिखा था अलबरूनी ने। तो उनको जो सब्जेक्ट मैटर था
किताबुल हिंद का वो था रिलीजन के ऊपर, फिलोसफी के ऊपर, उस टाइम जो फेस्टिवल्स होते थे, एस्ट्रोनॉमी, मैनर्स एंड कस्टम्स के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, वेट्स और मेजर्स के बारे में, आइकनोग्राफी, लॉज और मेट्रोलॉजी के बारे में। मतलब उन्होंने ऐसा कोई टॉपिक नहीं था उस टाइम जो उन्होंने छोड़ा हो। और जो उनकी बुक थी या वो टेक्स्ट था वॉल्यूम के रूप में उन्होंने लिखा, उसके अंदर 80 चैप्टर्स को इंक्लूड किया था। अब हम देखते हैं आगे कि जो कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो अलबरूनी थे उनका ज़्यादा झुकाव किसकी ओर था, मैथमेटिकल ओरिएंटेशन की तरफ था। अलबरूनी ने अरेबिक लैंग्वेज के अंदर किताबुल हिंद को लिखा और उन्होंने जो वर्क किया तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जो फ्रंटियर्स, अपनी जो उनके सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो सीमाएं लगती थी वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने ये वर्क किया था कि वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के बारे में जान सकें। इसके अलावा उन्होंने जो बहुत सारे ट्रांसलेट, अरबी के अलावा भी उन्होंने ट्रांसलेट किए संस्कृत में, पाली और प्राकृत जो टेक्स्ट थे उनको भी उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। उनका वर्क क्या है, बहुत ही फेमस होता था। उन्होंने अपना वर्क एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भी किया, मेडिसिन के क्षेत्र में भी किया। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो अलबरूनी थे उन्होंने अपना वर्क इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा किया, लेकिन उन्होंने जो इंडिया का वर्क किया था वो एक क्रिटिसाइज रूप में किया था। इंडिया को एक आलोचनात्मक रूप में उन्होंने क्रिटिकल अपना व्यू दिया था इंडिया के बारे में, लेकिन बाद में उन्होंने उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की भी कोशिश की थी। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सेकंड टॉपिक, इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में जानेंगे। जो उनका टेक्स्ट था उसका नाम था रिहिला, एन अर्ली ग्लोब ट्रोटर। तो इब्न बतूता का एक नाम था ग्लोब ट्रोटर। ग्लोब ट्रोटर किसको कहते हैं, जिसको क्या है बहुत ज़्यादा यात्राएं करने का शौक हो, जो बहुत ही ज़्यादा घुमाक्कड़ प्रवृत्ति का हो, उसको ग्लोब ट्रोटर कहा जाता है। तो ये पूरे वर्ल्ड की मोस्टली ट्रैवल कर चुका था। इब्न बतूता बुक ऑफ ट्रैवल्स कॉल्ड रिहिला रिटन इन अरेबिक। तो हमने देखा था कि अलबरूनी ने जो अपनी बुक लिखी थी किताबुल हिंद, वो भी अरेबिक लैंग्वेज में थी, और इब्न बतूता ने भी अपनी जो बुक रिहिला लिखी है वो भी अरेबिक लैंग्वेज में है। तो इब्न बतूता का जो लिखने का जो थीम था, सब्जेक्ट मैटर था, वो सबसे ज़्यादा किस में इंटरेस्टेड थे, वो डेली लाइफ, उस टाइम की जो सोशल एंड कल्चर लाइफ थी सब कॉन्टिनेंट 14th सेंचुरी के अंदर, उसके बारे में अपनी बुक में उन्होंने लिखा है। मतलब ये कह सकते हैं कि वो एवरीडे की जो लाइफ थी उससे ज़्यादा रिलेट करके लिखते थे। इनका ये एक मोरक्को ट्रेवलियंस थे और तंजियर नामक स्थान पर इनका बर्थ हुआ था, और ये एक बहुत ही मोस्ट एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे और इसलिए ये वेल एजुकेटेड थे। इनकी फैमिली के अंदर ये इस्लामिक रिलीजियस में भी एक्सपर्ट थे, और जो इस्लामिक रिलीजियस लॉ को किस नाम से जाना जाता है, शरिया के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता क्या था कि जो लिटरेरी और स्कोलिस्ट एजुकेशन थी, स्कोलिस्ट एजुकेशन में जो शास्त्रों की शिक्षा थी उसने अपनी जो यंग एज के अंदर ही प्राप्त कर ली थी। यूँ कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने बहुत कम उम्र में जो लिटरेरी, साहित्यिक और शास्त्रों का ज्ञान हासिल कर लिया था। Unlike most other members of his class, Ibn Battuta considered experience gained through travels to be more important source of knowledge than books. इब्न बतूता ने एक सबसे अच्छी बात बताई है कि उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस थे वो किसके द्वारा गेन किए, ट्रैवल करके गेन किए। उन्होंने कहा कि जो ट्रैवलिंग है वो
सोर्स ऑफ नॉलेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बजाय जो बुक से हम नॉलेज प्राप्त करते हैं उससे ज़्यादा परमानेंटली जो नॉलेज कौन सी होती है, जो हम ट्रैवलिंग करके जो देखते हैं अपने एक्सपीरियंस से वो सीखते हैं। तो बुक से ज़्यादा उन्होंने किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, ट्रैवलिंग को इम्पोर्टेंस दी थी। वो सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा वो लव करते थे और वो दूर दूर की यात्राएं करते थे। 32 और 33 के अंदर वो इंडिया के लिए रवाना होते हैं और इंडिया में आने से पहले वो बहुत सारी ट्रिप्स कर चुके होते हैं। लाइक जो पिलग्रिम्स था, ट्रिप्स टू मक्का की ट्रिप्स कर चुके होते हैं। साथ ही साथ वो सीरिया, इराक, पर्सिया, यमन, ओमान और जो ट्रेंडिंग पोर्ट्स थी, कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, यहाँ सब वो घूमकर आते हैं। यहाँ सब इंडिया आने से पहले इन सब की वो ट्रैवलिंग कर चुके होते हैं। वो सेंट्रल एशिया की भी ट्रैवलिंग करते हैं। इब्न बतूता रीच्ड सिंध इन 1333 के अंदर पहुंचते हैं और उस टाइम 1333 के अंदर इंडिया आते हैं। उस टाइम यहाँ पर दिल्ली का सुल्तान कौन होता है, मोहम्मद बिन तुगलक। मीन्स वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड के अंदर इंडिया में आते हैं। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुन रखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही रेपुटेशन और जेनियस पैट्रोन है। पैट्रोन मीन्स जो लोग क्या है अपने बारे में जो कुछ लिखवाते हैं उसके बदले में वो पे करते हैं, उनको पैट्रोन कहते हैं। लाइक जो लोग दूसरे लोगों को नौकरी देता है उनको एक प्रकार से पैट्रोन कहते हैं। तो जेनरियस मीन्स वो बहुत ही दानी पैट्रोन कहा है उन्होंने कि वो अपने आर्ट्स और जो लेटर्स थे उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए उनकी प्रेज सुनकर इब्न बतूता इंडिया की ओर फैसिनेटेड हुआ था। अब जो सुल्तान था उन इब्न बतूता से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ और उन्होंने उनको एक अपॉइंटमेंट किया। कौन सी पोस्ट के लिए, काजी। काजी मीन्स जज। तो उनको दिल्ली का काजी बना दिया गया। उन्होंने इस पोजीशन के ऊपर कई सालों तक वर्क किया लेकिन फेल आउट ऑफ फेवर एंड वाज थ्रोन इनटू प्रिजन। तो एक बार ऐसा टाइम आता है जब सुल्तान और इब्न बतूता के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और जो इब्न बतूता है वो अपने सुल्तान के प्रति अपना फेल आउट ऑफ फेवर खो देता है और उसको प्रिजन के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद सुल्तान और इब्न बतूता की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और उनको जेल से बाहर निकाला जाता है और 1342 के अंदर सुल्तान उनको ऑर्डर देता है कि वो एक इन्वॉय मीन्स एक डिप्लोमेट या एम्बेसडर के रूप में चाइना जाए, मंगोल रूलर के पास। इब्न बतूता एक न्यू असिस्मेंट मीन्स एक नई पोस्ट के साथ वो इब्न बतूता कहाँ जाता है, चाइना जाता है। पर चाइना जाने से पहले वो सारा इंडिया ट्रैवल करता है। तो चाइना जाने से पहले वो मालाबार कोस्ट जाता है सेंटर इंडिया के और फिर मालाबार कोस्ट से वो मालदीव जाता है और वहाँ पर 18 मंथ स्टे करता है मालदीव के अंदर। कौन सी पोस्ट पर, एज अ काजी के रूप में। और फिर वो डिसाइड करता है कि उसको श्रीलंका जाना चाहिए और फिर वो बैक एक बार मालाबार कोस्ट जाता है, फिर मालदीव जाता है और अपने चाइना मिशन पर जाने से पहले बंगाल और असम की भी ट्रैवल करता है। फिर वो एक शिप किराए से लेता है सुमात्रा के अंदर, फिर एक अनादर शिप वो किराए से लेता है और फिर वो चाइनीज पोर्ट पर पहुंचता है। कौन से टाउन के अंदर, जायतून के अंदर जाता है, जो आज के टाइम में जायतून को किस नाम से जाना जाता है, ख्वांजू के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद वो चीन की ट्रैवल करता है और चीन से ट्रैवलिंग करते हुए वो बीजिंग जाता है। बीजिंग आज के टाइम में चाइना की कैपिटल है। लेकिन वहाँ वो लॉन्ग टाइम
नॉट स्टे, लंबे टाइम तक वहाँ नहीं ठहरता। 1347 में वो डिसीजन लेता है कि उसको अपने खुद के पेरेंटल होम वापस जाना चाहिए और वो 1347 के अंदर वापस अपने मोरक्को चला जाता है। लेकिन उनका जो अकाउंट्स है, उन्होंने चाइना के बारे में जो भी कुछ लिखा, 13th सेंचुरी की लेटर, एक ट्रैवलर्स आते हैं जिनका नाम मार्को पोलो होता है, तो उनके जो अकाउंट्स होते हैं उनसे इब्न बतूता के अकाउंट्स को कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि हु वाज मार्को पोलो। तो मार्को पोलो वाज अ वेनिस ट्रैवलर्स और लेट 13th सेंचुरी इन चाइना। तो जो इब्न बतूता है उसने जो अकाउंट्स लिखे चाइना के बारे में, तो मार्को पोलो से उनके अकाउंट्स को कंपेयर किया जाता है। इब्न बतूता अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, जो नई नई कल्चर्स देखी उन्होंने इतने टाइम ट्रैवलिंग करने के अपने ड्यूरेशन पीरियड के अंदर, जो वहाँ के पीपल्स थे, उनकी बिलीफ्स थी, उनकी वैल्यूज़ थी, उन सब को देखा। तो उन सब को जानने के बाद 14th सेंचुरी का इन्हें एक ग्लोब ट्रोटर भी कहा गया। लेकिन 14th सेंचुरी के अंदर जो ट्रैवलिंग करना बहुत ही हार्जेंट्स होती थी, क्योंकि इस टाइम की जो यार ट्रैवलिंग थी वो बहुत ही खतरों से भरी हुई होती थी आज की कंपैरिजन में। इब्न बतूता बताता है कि उनको मुल्तान से दिल्ली जाने के लिए 40 डेज लगते थे ट्रैवलिंग करने के लिए। कौन से टाइम पीरियड के अंदर? 14th सेंचुरी के अंदर। और वो बताते हैं कि सिंध से दिल्ली से सिंध जाने के लिए उनको 15 डेज लगते थे और दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए उन्हें 14 डेज कवर करने होते थे और साथ ही साथ उनको ग्वालियर से दिल्ली जाने के लिए 10 डेज का टाइम लगता था। तो 14th सेंचुरी के अंदर उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि उनको मुल्तान से दिल्ली जाने में 14 डेज, सिंध से दिल्ली जाने में उनको 15 डेज लगे और दौलताबाद से दिल्ली जाने के लिए उनको 14 डेज लगे और ग्वालियर से उनको दिल्ली जाने के लिए 10 डेज की ट्रैवलिंग करनी पड़ी। तो ये सब बातें उन्होंने बताई इब्न बतूता ने। अब इब्न बतूता बताता है कि उस टाइम जो ट्रैवलिंग करना बहुत ही इनसिक्योर होता था, क्योंकि उस टाइम जो रोबर्स होते थे, बैंड ऑफ रोबर्स, जो लुटेरों का एक ग्रुप होता था, वो इस प्रकार के ट्रैवलर्स के ऊपर सेवरल टाइम्स अटैक कर देता था। जो इब्न बतूता कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा जो ट्रैवलिंग करने के लिए जो प्रीफर करता था वो कारावैन को प्रीफर करता था। कारावैन मीन्स लाइक एक कैमल्स का जो ग्रुप होता है उसमें जो लोग एक साथ में मिलकर ट्रैवलिंग करते हैं उसको कारावैन कहते हैं। तो वो कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा प्रीफर अपनी ट्रैवलिंग के अंदर मैंने कारावैन को किया अपनी कंपेनियंस के साथ। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि रोबर्स फिर भी लोगों को लूट लेते थे। उन्होंने बताया कि एक बार हमारे कारावैन के ऊपर अटैक हुआ और जो मेरे कई कंपेनियंस जो साथी थे उनको लॉस्ट देयर लाइव्स, उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। और वो कहते हैं कि उनमें से एक मैं भी था जो सरवाइव कर पाया, बच पाया। लेकिन इब्न बतूता कहता है कि मैं बहुत बुरी तरह वुंडेड, जख्मी हो गया था, मैं बहुत बुरी कंडीशन में था। अब 2.2 अपने सब टॉपिक देखते हैं, द इंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी। इब्न बतूता को किस नाम से जाना जाता है? इनवेटरेट ट्रैवलर के नाम से जाना जाता है। इनवेटरेट का मीन्स है एक हठीला यात्री, एक बहुत ही जिद्दी तरीके का यात्री। उन्होंने क्या है बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की थी पूरे नॉर्थ अफ्रीका की और साथ ही साथ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, मीन्स ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड के मैनी पार्ट्स को उन्होंने ट्रैवलिंग किया था। साथ ही साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट और चाइना भी वो घूमे थे।
लेकिन जब वो अपने नेटिव में, जहाँ के वो मोरक्को के तंजियार के थे, वहाँ पर जब वापस जाते हैं तो वहाँ का जो लोकल रूलर होता है वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि जो भी इब्न बतूता ने इतने टाइम तक घूमा, एक्सपीरियंस किया, उन सब को रिकॉर्ड किया जाए, एक स्टोरी या एक बुक के रूप में कंपाइल किया जाए। तब जाकर ये रेला बुक कंपाइल की गई। इनके जो थॉट्स थे, उनकी जो ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस थे, उन सब को रेला बुक में कंपाइल किया गया। अब हम अपने यहाँ पर जो थर्ड ट्रैवलर्स थे उसके बारे में रीड आउट करने वाले हैं। तो जो थर्ड ट्रैवलर्स थे, फ्रैंकोइस बर्नियर, अ डॉक्टर विद अ डिफरेंस। अब हम दो ट्रैवलर्स के बारे में जान चुके हैं, अलब्रूनी के बारे में, और सेकेंडली हमने देखा इब्न बतूता के बारे में। अब हम जानने वाले हैं फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में। तो 1500 के अंदर अ नंबर ऑफ पुर्तगीज अराइव्ड इन इंडिया। तो 1500 के अंदर ही इंडिया के अंदर बहुत सारे पुर्तगीज यहाँ पर आने लगे थे, और उन्होंने यहाँ की इंडियन जो सोसाइटी थी, यहाँ के कस्टम थे, यहाँ के रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, उन सबको अपने अकाउंट्स में लिखना शुरू कर दिया था। अब हमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और हिस्टोरियन है यहाँ पे, जेसुइट रॉबर्ट नोबिली। उन्होंने जो इंडियन टैक्सेस थे उनको यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। अमंग द बेस्ट नोन द पुर्तगीज राइटर्स इन दुरेता बारबोसा। तो उन सभी जो ट्रैवलर्स आए, पुर्तगीज ट्रैवलर्स आए, उनमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिया है दुर्वाते बारबोसा का। उन्होंने भी अकाउंट्स लिखे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन सी सोसाइटी में था? इंडिया की जो साउथ सोसाइटी थी उसके बारे में लिखा। तो हमने इस बुक के अंदर 3 मेन जो ट्रैवलर्स थे उसके बारे में तो पढ़ने वाले हैं ही, कुछ और भी ट्रैवलर्स यहाँ पे दिए हैं, तो उनके बारे में अब हम देख रहे हैं। 15वीं सेंचुरी के लेटर 16वीं सेंचुरी के अंदर नंबर ऑफ यहाँ पर लोग आते हैं, लाइक डच, इंग्लिश मैन, फ्रेंच ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हमसे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि पहले कौन आए। तो फर्स्टली पुर्तगीज आए, फिर इंडिया के अंदर डच आए, फिर डच के बाद इंग्लिश मैन आए, और फोर्थ में कौन आए थे? फ्रेंच लोग आए थे। फ्रांस के लोग यहाँ पर इंडिया के अंदर ट्रैवलिंग करने आए थे। तो यहाँ पर एक फ्रेंच ज्वेलर्स हैं, उनका एग्जाम्पल दिया गया है, जिनका नाम था जैन बेपेस्ट ट्रैवनियर। उन्होंने इंडिया को कम से कम कितनी बार ट्रैवल किया? 6 टाइम ट्रैवल किया। वो इंडिया की प्रति क्यों फैसिनेटेड हुए कि उन्होंने इतनी बार इंडिया को ट्रैवल किया? वो इंडिया की जो ट्रेंडिंग कंडीशंस थी उनको लेकर बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड थी, इसलिए उन्होंने इंडिया को किसके साथ कंपेयर किया? ईरान और ओटोमन एम्पायर के साथ। जो फ्रेंच ज्वेलर्स थे जैन बेपेस्ट ट्रैवनियर, उन्होंने इंडिया को ईरान और ओटोमन एम्पायर के साथ कंपेयर किया। इंडिया की ट्रेंडिंग को लेकर वो बहुत ही फैसिनेटेड हुआ। अब आगे देखते हैं हम, जो एक इटालियन डॉक्टर जिनका नाम था मनुची, वो उनको लाइक इंडिया इतना पसंद आया कि वो यूरोप कभी वापस गए ही नहीं, वो इंडिया के अंदर ही सेटल हो गए। तो हमने 3 मेन ट्रैवलर्स के अलावा भी यहाँ पर कुछ पुर्तगीज ट्रैवलर्स के बारे में देखा, दुर्वाते बारबोसा के बारे में, और एक ट्रैवलर्स थे जिनका नाम था जेसुइट रॉबर्ट नोबिली के बारे में देखा, और हमने एक जो ट्रैवलर्स थे मनुची, जो एक इटालियन ट्रैवलर्स थे, उनके बारे में जाना। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, फ्रैंकोइस बर्नियर अ फ्रेंचमैन। तो फ्रैंकोइस बर्नियर कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रांस से बिलोंग करते थे। वो पेशे से एक डॉक्टर थे, साथ ही साथ एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे, एक हिस्टोरियंस थे, और वो मुगल एम्पायर के अंदर अपना इन सर्च ऑफ वर्क या अपॉर्चुनिटी के लिए आए थे, जैसे कि और ट्रैवलर्स इंडिया की ओर फैसिनेटेड हुए थे,
उसी प्रकार से फ्रांकोइस बर्नियर हुए थे। वो इंडिया के अंदर 12 ईयर्स रहे, 1656 से लेकर 1668 तक वो इंडिया के अंदर रहे। और सबसे ज़्यादा वो किसके साथ एसोसिएटेड रहे? मुगल कोर्ट से एसोसिएटेड रहा, उनका जुड़ाव रहा। वो एक फिजिशियंस के रूप में, जो शाहजहाँ का बड़ा बेटा था, शाहजहाँ एम्परर का एल्डेस्ट सन था जिसका नाम दारा सिको था, उसके यहाँ उन्होंने फिजिशियन के रूप में जॉब की। उसके बाद वो एक साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने जॉब की। एक दानिशमंद खान नाम का एक नोबल पर्सन था मुगल कोर्ट में, उनके यहाँ उन्होंने नौकरी की। कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट, जो फ्रांकोइस बर्नियर था उसने क्या है, ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर किया। ईस्ट मीन्स इंडिया को वेस्टर्न कल्चर के साथ उन्होंने कंपेयर किया। बर्नियर ट्रेवल्स टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड रोट अकाउंट्स ऑफ व्हाट ही saw, frequently comparing what he saw in India with the situation in Europe. He dedicated his major writing to Louis XVI. तो बर्नियर ने इंडिया के अंदर मैनी पार्ट्स के अंदर ट्रैवलिंग किया और यहाँ के अकाउंट्स के बारे में उन्होंने लिखा। उन्होंने अपने अकाउंट्स को लिखा, लेकिन जो अपने अकाउंट्स को उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया? वेस्टर्न जो यूरोपियन था उसके साथ कंपेयर किया, उन्होंने फ्रांस के साथ कंपेयर किया, ब्रिटेन के साथ अपने अकाउंट्स को कंपेयर किया। जितने भी उन्होंने अकाउंट्स लिखे, उन्होंने जो फ्रांस का उस टाइम जो रूलर हुआ करता था लुई 16, उसको समर्पित किया। इन सब के बारे में बर्नियर आगे इंडिया को क्या एक ब्लीक सिचुएशन में बताता है, वो बहुत बुरी कंडीशन में बताता है, लाइक यूरोप की बजाय। तो वो यूरोप को क्या है, बहुत ज़्यादा उच्च दिखाता है और इंडिया को एक इन्फीरियर दिखाता है। हम एक कंक्लूजन के रूप में बात करें तो जो बर्नियर है उसने इंडिया की जो हर रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको अपने अकाउंट्स में जगह दी और यहाँ की जो सिचुएशन उन्होंने देखी लाइक यूरोप से उनको कंपेयर किया और लोगों के सामने बताया। और यहाँ से उन्होंने शिक्षा लेकर यूरोपियंस लोग को बताया कि आप लोग इस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट मत करना, नहीं तो आपकी कंडीशन बिल्कुल इंडिया जैसी हो जाएगी। उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा था, लेकिन इतनी सब खामियां होते हुए भी जो बर्नियर ने जो वर्क किया, वो उनके वर्क का जो असेसमेंट किया जाता है तो कुछ हद तक उनके जो अकाउंट्स हैं वो अच्छे माने जाते हैं। बर्नियर ने जो अकाउंट्स लिखे वो फ्रांस के अंदर पब्लिश हुए 1771 के अंदर, उनको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश के अंदर। बाद में उन अकाउंट्स को डच लैंग्वेज में, जर्मन में, इटालियन में और मतलब 5 ईयर के विद इन कई बार इनको ट्रांसलेट किया गया। 1617 से लेकर 1725 तक उनके जो अकाउंट्स थे 8 टाइम्स रिप्रिंट हुए और इसी प्रकार से उनके जो इंग्लिश में उन्होंने जो अकाउंट्स लिखे थे उनको भी रिप्रिंट किया गया। तो इसका मीन्स ये है कि जो बर्नियर्स था उसने कुछ इंडिया के बारे में जो चीज़ें गलत लिखी थी उनको धीरे धीरे उनके अंदर इम्प्रूवमेंट किया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने अपने तीनों ट्रैवलर्स के बारे में जाना और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।